हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रहा। हर प्रकार के बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, इसके अलावा यदि आईआईटी, जेईई, नीट यानी किसी की तैयारी भी करते हैं जहाँ पर केमिस्ट्री एक अनिवार्य पार्ट के रूप में पाया जाता है, वहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखा जा सकता है। आज नहीं, आज के पिछले तमाम ऐसे परीक्षाओं में देखा गया है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में सामने उभर करके आता है। तो हम भी ये आशा करते हैं कि आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अगर देखते हैं तो वास्तव में आपको पता चल जाएगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता क्या है। बस चंद सेकंडों में हम शुरू करने वाले हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके यदि बेल आइकन दबा लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पहले तो मिलेगा ही और नई नई जानकारियां भी इस चैनल के मिलती रहेंगी। चलिए ज़्यादा समय न लेते हैं, बिल्कुल हम शुरू करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। पहले आप जानेंगे डिहाइड्रेशन होता क्या है। सबसे पहले आप डिहाइड्रेशन जानिए, फिर हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे। देखिए लिखा गया है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को हिंदी में कहे तो क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। आप बिल्कुल समझिए, हिंदी भाषी वाले लोग हिंदी के तरीके से समझे और इंग्लिश भाषी वाले लोग बहुत आसानी समझेंगे। देखिए निर्जली, निर्जली का मतलब होता है जल को ही गायब कर देना। किसी अणु में से जल को ही गायब करना ही क्या होता है? निर्जलीकरण। और डिहाइड्रेशन इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे जानेंगे? देखिए डी लग गया ना, और किसका डी करना है? हाइड्रेशन का, यानी कि जल को डी करना। डी मतलब बाहर निकाल देना। तो दोनों का अगर हम मतलब निकालें तो मतलब ये निकल करके सामने आता है कि जल के अणु में, सॉरी, किसी के अणु में से जल के अणु को बाहर निकाल देना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। और हमने लिखा क्या है? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में से ही जल के अणु को बाहर निकालना है। वो कैसे? जैसे एग्जांपल लें, एल्कोहल का कोई एग्जांपल लेते हैं आपके सामने ऐसे, जैसे एल्काइल कोई लगाते हैं हम, ये हो गया कोई एल्काइल, यहाँ पर CH2, यहाँ पर हो गया CH, यहीं पर हम लगा देते हैं OH, यहाँ पर कर देते हैं कोई CH या कोई R कर देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई एल्काइल हमने कर दिया, C2H5 हो सकता है, CH3 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, लेकिन हमने कोई सामान्य एल्काइल लिया। चलिए कोई बात नहीं, अभी करके देखते हैं। यहाँ से देखिए करना क्या है, याद रखेंगे डिहाइड्रेशन तभी संभव है जब उसमें कोई अम्लीय पदार्थ डाल दिया जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए। जैसे मानिए कोई भी पदार्थ पानी को तभी अपने अणुओं में से बाहर निकालता है जब उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाता है। तो टेम्परेचर हम देंगे लगभग 160 से 170 डिग्री सेल्सियस और उपस्थित होगी H2SO4 की। यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4 होगा, सांद्र H2SO4 होगा, और इसकी उपस्थिति में ये जानिए कि ये R और ये H गायब होगा यहाँ से, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड, ये R और प्लस हो गया H2। अच्छा, वास्तव में यह एक एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। हमने पहले भी आपको बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। जब किसी बड़े अणु में से गर्म करने में कोई छोटा सा अणु, जैसे HCl, H2SO4, HBr, H2O, इस प्रकार के छोटे छोटे मॉलिक्यूल किसी बड़े मॉलिक्यूल में से रिलीज हो जाते हैं, तो उसे ही कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। वास्तव में यह एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि जल का अणु इतने बड़े अणु में से बाहर निकल रहा है। ये बना H2O, निकल गया H2O बन करके, और ये बना एल्कीन। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन, अथवा चूंकि H2O निकला है तो आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी कह सकते हैं।
अच्छा, अब बात एक आती है कि यह जो OH निकला हुआ है इसके साथ H यहाँ से निकला, क्यों निकला है? तो आप एक नियम पढ़े, जैब का नियम। हाइड्रोजन उसी कार्बन से निकलता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा, कोई हमने ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं लिया। जैसे ये ले सकते थे, ऐसे देखो CH3 CH2 CH OH CH3, यदि ये लेते प्रेजेंटेशन वही होता, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन H2O ले सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं OH तो गायब होगा, लेकिन उस निकटवर्ती कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर के गायब होगा, वास्तव पर जिसमें हाइड्रोजन ही कम होगा। ये अल्फा पोजीशन ये भी है, बीटा पोजीशन ये भी है, बीटा पोजीशन ये भी है। यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहीं से गायब होगा क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कम है। और जब हाइड्रोजन की संख्या कम है तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी कोई एल्कीन ही होगा। और बाकी निकल जाता है H2O, यह भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, ये 2 प्रकार का प्रोडक्ट हो सकता है। एक ये हो सकता है, गलती से आप यहाँ भी कर सकते हो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये भी होगा। लेकिन ये प्रोडक्ट जो होगा ये माइनर होगा, ये प्रोडक्ट जो होगा ये मेजर होगा। ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी पर आधारित होती हैं। जैसे सब्जेक्ट के नियम के अनुसार ये सही है, लेकिन ये गलत है, तो जो गलत है वह प्रोडक्ट माइनर होगा, और जो प्रोडक्ट अधिक बनेगा वह प्रोडक्ट मेजर होगा। मेजर कब होगा? जब हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से गायब होगा जहाँ पर उसकी संख्या न्यूनतम होगी, तो वह प्रोडक्ट मेजर होगा। और ज़्यादा वाले हाइड्रोजन युक्त कार्बन से गायब होता है हाइड्रोजन, तो वह प्रोडक्ट माइनर होगा। और यहाँ पर भी देखिए, अगर एल्कीनों के अस्थायित्व की बात करें, स्टेबल एल्कीन किसे कहेंगे? यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दोनों पर हाइड्रोजन है, इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर एक एल्काइल है। चलिए इतना बड़ा है, इसको हम एल्काइल मान लेते हैं। इस पर अगर बात करें, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक पर हाइड्रोजन है, एक पर एल्काइल है, एक पर हाइड्रोजन है, एक पर एल्काइल है। गाइस ध्यान देना है, इन दोनों में कौन स्टेबल एल्कीन है? तो आप जानिए कि जब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप किसी डबल बॉन्ड पर बढ़ते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन के बीच पर, एक एल्काइल और एक एल्काइल, ये नंबर ऑफ एल्काइल 2, यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ एल्काइल 1। तो हम जानते हैं 2 इज मोर देन 1, नहीं होगा, 2 जो होता है 1 से बड़ा होता है। तो जब यही बड़ा है, एल्काइलों की संख्या अधिक होती है, तो वह एल्कीने अधिक स्टेबल होती हैं, और वही एल्कीने मेजर प्रोडक्ट का भी कार्य करती हैं। गाइस जी आपको समझ में आ गया होगा, हमें पता है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोबारा हम दूसरा टॉपिक्स को मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाते हैं। टॉपिक वही नहीं, क्यों बदल जाएगी मैकेनिज्म में, बिल्कुल ध्यान दीजिए। एल्कीन मेजर माइनर कैसे बना? क्योंकि इसमें एल्काइलों की संख्या अधिक है, इसमें एल्काइलों की संख्या कम है, इसलिए यह प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा, इसलिए इसको माइनर कहते हैं। चलिए आगे, अब इसी का हम मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म कितने स्टेपों में पूरा होता है, इसे एक एक स्टेप समझेंगे। देखिए, मैकेनिज्म का मतलब ये होता क्यों है, कैसे होता है, ये वो मैकेनिज्म बताता है, इसको क्रियाविधि बोलते हैं। लिखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन ये मैकेनिज्म जो होता है स्टेप में होता है, और स्टेप बाय स्टेप समझना भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे उतना ही ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए, आसान होने के लिए पहला स्टेप हम लेते हैं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, आप देख रहे हैं जो H2SO4 है वो H पॉजिटिव रिलीज किया होगा, प्रोटॉन रिलीज किया होगा, और ये पहले वाले स्टेप में केवल और केवल प्रोटोनेशन होगा। कैसे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर है R, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH, यहाँ पर है आपका O के पास
2 लोन पेरा इलेक्ट्रॉन है और H है, और यहाँ पर दिया गया R। ये H पॉजिटिव अगर रिलीज किया होगा तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव की जरूरत है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अपने ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ये जो H पॉजिटिव है वो आकर के इसी पर अटैक करेगा। गाइस जब इस पर अटैक करेगा ये हो जाएगा R, ये होगा CH2, ये होगा CH, ये होगा O। इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे और 2 के द्वारा उसने अटैक किया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक H पहले से था, एक H बाद में आ गया और सिंगल बॉन्ड इसका हो गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो गया R। इसी को हम बोलते हैं प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप जो होता है, यहाँ हम लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेप जो होता है इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के जरिए एक किसका निर्माण हुआ? ऑक्सोनियम का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ऑक्सोनियम। देखिए ऑक्सोनियम है, बिल्कुल एल्किल लगा हुआ है, CH2, CH और R। हम इसको ऑक्सोनियम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर OH2 पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। इसको हम लिख देंगे ऑक्सोनियम। ऑक्सोनियम कैसा ऑक्सोनियम है? एल्काइल ऑक्सोनियम है। यहाँ पर एल्काइल दिया गया, लिखते नहीं है, लेकिन जान रहिए कि ऑक्सोनियम का फॉर्मेशन हुआ किसके जरिए? प्रोटोनेशन के। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों का किसी इलेक्ट्रॉन युक्त बॉन्ड पर अटैक करना। क्या करेंगे? प्रोटोनेशन का मतलब होता है ये अटैकिंग ऑफ H पॉजिटिव ऑन। H पॉजिटिव अटैक कहाँ करेगा? ऑन OH। बिल्कुल समझ जाइएगा कि OH के पास जो है ये लोन पेरा इलेक्ट्रॉन है, वहीं पर अटैक करेगा। अगर अटैक करेगा तो OH2 पॉजिटिव बनाएगा। प्रोटोनेशन की बात आपको समझ में आई होगी। फिर स्टेप नंबर 2 चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? पहले हम लिख देते हैं स्टेप 1 में जो प्रोडक्शन मिला हमको, R CH2 CH पॉजिटिव, H और H यहाँ पर देख रहे हैं R। चलिए सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है? सेकेंड स्टेप में होने वाला क्या है? ये देख रहे हैं, थोड़ा सा H को हम कुछ ऐसे कर देते हैं, आपको पता चले कि ये H जो है, जो CH2 के रूप में था, H और H हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा दूर करने से क्या होगा भाई, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो H2O मॉलिक्यूल है वो रिलीज होना चाहता है। अच्छा, रिलीज तभी होगा जब इसको कहीं से, ध्यान दीजिएगा, जब इसको कहीं से नेगेटिव मिल जाए। जब तक नेगेटिव आयन इसको नहीं मिलेगा तब तक ये उदासीन नहीं होगा, और जब ये उदासीन हो जाएगा तभी ये H2O मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलेगा। तो आप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करिए। वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ से R CH2 है, H हमने करके H यहाँ कर दिया, सिंगल बॉन्ड CH OH2 प्लस, और ये R हो गया। अब यहाँ पर कैसे ये हो सकता है? तो दूसरे स्टेप में आप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। बाई DH8 में आप H2O को आप गायब करेंगे। H2O को गायब करने के लिए ध्यान दीजिए, ये बांड यहां से ब्रेक होगा। जैसे ही ये बांड यहां से ब्रेक होगा तो ये H2O क्या हो जाएगी? बाहर निकल करके सामने आ जाएगा। और जब बाहर निकल करके सामने आ जाएगा तो ध्यान दीजिए, ऐसे करते हैं, R CH, इस H को ऐसे रहने दीजिए समझने मात्र के लिए। यहां पर देख रहे हैं, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेचर आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगी R। यहां से H2O रिलीज हो गया तो हम कर देंगे क्या? रिलीज ऑफ H2O।
तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, डीअटैच हुआ है। जो पहले OH2 अटैच था, अब वो डीअटैच होकर के H2O बना लिया, बाहर निकल गया। डीअटैच मतलब होता है जुड़े हुए स्थान को छोड़ करके अलग हो जाना। डीअटैच हो गया। अब डीअटैच होने से CH के ऊपर पॉजिटिव नेचर आ गया। अब आप इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जरा बताइए कैसा कार्बोकैटायन है, इधर भी एल्काइल इधर भी एल्काइल, यानी कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री है ये, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए, इसलिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन जब बन गया तो जब तक ये कार्बोकैटायन गायब नहीं होगा, इसको आप इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट दिखाई दे रहा है। चलिए, इंटरमीडिएट का मतलब होगा कि माध्यमिक यौगिक तैयार हुआ। अब स्टेप थर्ड में चलिए। स्टेप थर्ड में डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन जो पहले प्रोटोनेशन करता था, प्रोटॉन कहीं पर अटैच होता था, अब वही प्रोटॉन निकल जाएगा। जो प्रोटॉन यहाँ पर हमें मिला था पहले से, किससे मिला था, H2SO4 से, अब की बार वो प्रोटॉन निकलने वाला है। आप देखिए यहाँ सेकेंड स्टेप से हम इसको बाहर करना चाह रहे थे, लेकिन सेकेंड स्टेप में बाहर नहीं हो पाया। अब ये थर्ड स्टेप में ये पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। जैसे देखिए R दिया गया है, R के बाद सिंगल बॉन्ड CH है, यहाँ पर H दिया गया, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर पॉजिटिव है, सिंगल बॉन्ड R है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव नेचर है, कार्बन के पास नेगेटिव नेचर है, कि इलेक्ट्रॉन इसे देगा तो हाइड्रोजन ये टूट जाएगा, और जैसे ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे R हो गया और CH हो गया, CH हो गया, और नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके किसी सिंगल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया CH और सिंगल बॉन्ड ये R, और वहाँ से क्या रिलीज हो गया, ये H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव जो रिलीज हो रहा है वो पहले से हमको प्राप्त था। यहाँ हम लिख सकते हैं ये डीप्रोटोनेशन क्रिया हुई है। और गाइस ध्यान दीजिए, जो प्रोडक्ट आपको हमने पहले दिया था वो देखिए प्रोडक्ट फिर से इसी प्रकार से जाकर के मिल गया। बस बहुत आसान है, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको 3 स्टेप में ध्यान में रहेगा, आपके कर जाएंगे। कैसे, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन का मतलब होता है अटैकिंग ऑफ H पॉजिटिव ऑन OH, यहाँ पर OH के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसी को देखते हुए अटैक करेगा। H पॉजिटिव अटैक करके OH2 पॉजिटिव दे देगा। इस प्रकार से ये ऑक्सोनियम बनाएगा। और सेकेंड स्टेप में वही ऑक्सोनियम का जो OH2 है वो H2O के रूप में रिलीज होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। वैसे भी यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब जो जस्ट कंपाउंड में एक ओरिजिनल कंपाउंड में कन्वर्ट होने वाला है। अब वही देखिए थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होकर के यानी H पॉजिटिव को रिलीज करके आपके मेजर कंपाउंड को दे देता। बस इतना ही पढ़ना आपको, और कुछ भी नहीं करना है। वैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एक प्रकार का एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ लिख देते हैं, एक प्रकार का यह एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। और एलिमिनेशन रिएक्शन के 2 स्टेप तरीके बताए गए थे, 2 टाइप बताए गए थे, एक था E1 और एक था E2। तो ज़्यादा कुछ ना बताते हुए बस केवल मैं इतना बता देता हूँ, E1 जो होगा, E1 जो होगा 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल देते हैं, और E2 जो होगा वो 1 डिग्री अथवा मेथिल एल्कोहल देते हैं। इतना जानिए कि E1 की जो क्रियाएं होंगी वो 2 डिग्री और 3 डिग्री का ये एल्कोहल देंगे, और E2 की जो क्रियाएं होंगी 1 डिग्री और मेथिल एल्कोहल देंगे। बस आज इतना ही। कैसा लगा आपको क्लास? मिलेंगे हमको नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।